मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिव प्रकाश। आज मैं क्लास 10th का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस MBH इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से। तो आइए हम आप लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात आती है तो हमारा लीनियर की बात आ रही है। तो रैखिक समीकरण मतलब हमारा रैखिक समीकरण किस टाइप का होता है? AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। हमारा यदि इस तरीके का समीकरण रहेगा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 तरीके टाइप का रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारी रैखिक समीकरण रहेगी। रैखिक समीकरण रहेगी, इसमें कोई एक मतलब A बराबर A इज इक्वल टू 0 और B इज नॉट इज इक्वल टू 0, इस तरीके का कंडीशन रहेगा तो ये हमारा रैखिक रहेगा। और ये भी हो सकता है A इज नॉट इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबिलिटी हो तो भी ये हमारी रैखिक समीकरण रहेगा। मान लीजिए हमारा A इज इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या बनेगा? देखिए A इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख देंगे तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोनों, A इंटू 0 प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या बन जाएगा? BY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो हमारा इस टाइप का इक्वेशन भी रहेगा तो ये भी हमारा एक रैखिक समीकरण ही रहेगा, एक रैखिक समीकरण रहेगा। और इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? इसको अप्लाई करके A की जगह पे 0 नहीं रखना है, AX प्लस B इंटू B की वैल्यू क्या है? 0 है, B की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू Y प्लस C इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या बन जाएगा? AX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्या हो गया? यहाँ से देखिए अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम तो यहाँ से AX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AX इज इक्वल टू माइनस C, X इज इक्वल टू माइनस C अपॉन A। हमारा देखिए यहाँ पे x की वैल्यू माइनस C अपॉन A आ गई, माइनस C अपॉन A आ गई तो हमारा x की वैल्यू अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस C अपॉन A। देखिए इस लाइन, ये लाइन के इस तरफ हमारी जो होती है x पॉजिटिव होती है और लाइन की इस तरफ क्या होती है? माइनस होती है। लाइन के इस तरफ हमारा x माइनस और लाइन के इस तरफ हमारा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस C अपॉन A, तो हमारा जाहिर सी बात है कि हमारा x की वैल्यू इस साइड आएगी, इस तरीके से लाइन जाएगी, ये हमारी जो लाइन होगी ये इस तरीके से जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस लाइन की बात करूँ तो इस लाइन की बात करूँ तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस C बाई B। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये लाइन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस C अपॉन A और y इज इक्वल टू माइनस C बाई B। अगर ये लाइन ड्रा करना हो तो देखिए y हमारा क्या होता है? इस लाइन के ऊपर हमारा y पॉजिटिव होता है और इस लाइन के नीचे हमारा y क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमारा यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखा है? y की वैल्यू हमारा माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है तो हम इसको जाहिर सी बात है कि इस लाइन के हम क्या आएंगे? नीचे आएंगे। तो अगर इस लाइन को ड्रा करना होगा तो हमारा ये लाइन इस तरीके से चली जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस C बाई B, इस तरीके से हमारी लाइन चली जाएगी। तो हमारा यहाँ पर एक लाइन, सिंगल लाइन की बात नहीं करना है, यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसलिए टॉपिक हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे दो चर वाले दो रैखिक समीकरण रहेंगे, उनको हमें सॉल्व करना है, उनको हमें सॉल्व करना रहेगा। एक रहेगा तो लाइए देखते हैं थोड़ा। तो इसमें प्रथम विधि आप लोगों का है ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ढेर सारी विधियाँ हैं तो हम उनको बारी बारी से करते जाएंगे। इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज हम आपका स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3A, एक्सरसाइज 3A आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली 3A पर। तो देखिए हम आप लोगों को धर्मेंद्र बिश्नोई की विद्या की धर्मेंद्र बिश्नोई बुक से पढ़ा रहे हैं। इस बुक का प्रश्नावली 3A आप लोग देख लीजिएगा, उसको खोल लीजिएगा और उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग अपनी बुक से उसको मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये पहले का पहला, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 जबकि ABC वास्तविक संख्या है। ABC हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ABC वास्तविक संख्याएं हैं को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कब कहा जाएगा? अब देखिए इसमें कंडीशन दे रखा है, पहला कंडीशन दे रखा है, एक कंडीशन है A इज नॉट इज इक्वल टू B एंड दूसरा कंडीशन है A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर एंड तीसरा कंडीशन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और चौथा कंडीशन इसमें दे रखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे चार कंडीशन दे रखे हैं। तो हम इन चारों कंडीशनों को बारी बारी चेक करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कब कहा जाएगा? अब देखिए जरा, हमारा a इज नॉट इक्वल टू b, अगर मैं इसको एक दोनों वैल्यू बराबर कर देता हूँ, दोनों वैल्यू मान लीजिए इसका मैं अपोजिट कर देता हूँ, a इज इक्वल टू b कर देता हूँ, तो हमारा ये रैखिक समीकरण क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू b कर देते तो ax प्लस ay प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे x है और y है, तो ये भी तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, x और y दोनों है, तो ये तो हमारे दो चर वाले रैखिक हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तो हमारा ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकता, ये तो हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन का ये a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये कोई जरूरी नहीं है a स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो जाए, a स्क्वायर की वैल्यू कुछ हो जाए, b स्क्वायर वैल्यू मान लीजिए हमारा कुछ आ गया 5 आ गया, एंड b स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गया। इस तरीके से हम मान लेते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई एंड b स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर चला इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा प्लस 10y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, ये 5x प्लस 10y प्लस c, इसमें भी तो x और y दोनों आ रहा है, इसमें भी x और y आ रहा है, तो भी तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये मतलब ये भी कंडीशन नहीं सही है। अब अगला देखते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं और यदि a और b दो वास्तविक संख्या है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि a और b दो वास्तविक संख्या है, तो उनके वर्गों का योग कभी भी शून्य नहीं आ सकता है, उनके वर्गों का योग कभी भी शून्य नहीं आएगा। हमारा दो a, देखिए a भी वास्तविक संख्या है और b भी हमारी वास्तविक संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। एक a हमारी वास्तविक संख्या है, यदि वो माइनस में भी रहे या प्लस में भी रहे तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस वैल्यू मिलेगी। फिर ऐसे b भी वास्तविक संख्या है, वो माइनस रहे या फिर प्लस रहे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो उनका योग कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, ये तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी गलत है। अब हमारा तीन ऑप्शन जब गलत हो गए तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन ऑलरेडी सही होगा, ऑलरेडी सही होगा। ये चौथे पे कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दो संख्याओं का भी मैंने बताया कि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मतलब पहले के पहला का ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले के, आ जाइए बच्चों, हम लोग पहले के दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा ध्यान से। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल निम्न मानों का एक युग्म है, निम्न मानों का एक युग्म है। अब इसके चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक ए के लिए व दूसरा बी के लिए, दूसरा ऑप्शन है एक ए के लिए व दूसरा सी के लिए, एक बी के लिए व दूसरा सी के लिए, एक एक्स के लिए व दूसरा वाई के लिए। ये हमारे चार ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। आ जाइए पहले ऑप्शन पर आते हैं। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल निम्न मानों का एक युग्म है। अब हमारा देखिए a का मान, हम इसमें हम a की वैल्यू कुछ भी रखें और b की वैल्यू, हम जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे? तो हमारा रैखिक समीकरण वो x और y में बन रहा है ना, a और b तो हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, a और b तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसी तरीके से हमारा a b c हमारे तीनों कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। हम जो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो रैखिक समीकरण बनता है ये x और y में बनता है ना, x और y में बनता है, तो हमारा ये जो समीकरण बनेगा x और y के लिए हमारा ये रैखिक समीकरण रहेगा। तो मतलब हमारा इसका ऑप्शन देखिए, पहला हो रहा है एक a के लिए व दूसरा b के लिए। हम हमारा जो रैखिक समीकरण बन रहा है x और y में बन रहा है, तो हमारा a और b के लिए तो ये तो गलत हो गया, सही से। दूसरा आते हैं एक a के लिए और दूसरा c के लिए। हमारा a भी कोई वास्तविक संख्या है और c भी कोई वास्तविक संख्या है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, एक b के लिए व दूसरा c के लिए, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारा चौथा क्या बोल रहा है, एक x के लिए व दूसरा y के लिए, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण वो x और y में होते हैं, तो ये हमारा x और y में दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनेगा। तो हमारा एक x के लिए होगा वो दूसरा y के लिए होगा। ठीक है बच्चों, आज हम तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पहले का तीसरा क्वेश्चन, ग्राफीय रूप से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक रेखा को दर्शाती है, एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है।
निकोला। आ जाइए बच्चों, तीसरे पे आते हैं। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक रेखा को दर्शाती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। प्रत्येक हल मतलब इसका सॉल्यूशन केवल एक बिंदु होना चाहिए। एक बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए। तो देखिए अगर हमारी दो रेखाएं हैं, मान लीजिए दो रेखा है, एक रेखा हमारी ये रही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। एक दूसरी रेखा ये रही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। हमारी ये दो रेखा है। मान लीजिए ये हमारी लाइन L1 है, ये हमारी लाइन L2 है। दो हमारी लाइनें हैं। अब इनका हम अब देखिए जरा, अगर ये हम इसको दर्शाना चालू करें, ये हमारा चतुर्थांश हो गया। अगर हम इस तरीके से दर्शाएं, मान लीजिए एक रेखा L1 ऐसे चली जा रही है और एक रेखा L2 कहीं ऐसे चली जा रही है, L2 ऐसे चली जा रही है। तो देखिए ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। अगर ये इस तरीके से जा रही है, अटेंडम कहीं से भी जा रही है, तो ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे कट करेंगी। अगर मान लीजिए ऐसे अटेंडम ना जाके क्या करें कि दोनों इस तरीके से, मान लीजिए ये रेखा L1 हो गई और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा L2 चली जाए, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा L2 चली जाए, इसी के ऊपर सेम टू सेम एकदम L2 इसी के ऊपर है, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा, इसमें तो ढेर सारे हल हो जाएंगे ना। मतलब ये तो सभी जगह संपाती हो गए, सभी जगह संपाती होगा तो इसके ढेर सारे हल हो जाएंगे, ढेर सारे हल हो जाएंगे। और इसमें देखिए ये रेखा L1 हो गई और ये रेखा L2 हो गई, ये दोनों कट कर रही है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कर रहे हैं, तो इसका एक हल हुआ। अगर तीसरा देखिए, तीसरा कंडीशन क्या बनता है, अगर मान लीजिए ये रेखा L1 है और ये दूसरी रेखा L2 इस तरीके से चली जा रही है, इसके समांतर L1 और L2 दोनों क्या है, समांतर है। दोनों रेखाएं यदि समांतर हो जाए तो ये दोनों कहीं पे कट कर रही हैं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अब आ जाइए जरा इसके ऑप्शंस पे आ जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो एक रेखा दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। एक बिंदु की बात कर रहा है, तो एक बिंदु की बात कर रहा है, तो हमारा बिंदु किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो आइए हम इसको ढूंढते हैं, इसको दर्शाने वाली रेखा पर। अब इसको दर्शाने वाली रेखा पर वो बिंदु इसको दर्शाने वाली रेखा पर होनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन आगे वाला हम चेक कर लेते हैं। देखिए जरा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, अगर हमारा मान लीजिए केवल सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं, सिंगल लाइन, इसको हटा दीजिए जरा। सिंगल लाइन की बात करते हैं। देखिए ये हमारी सिंगल लाइन, अगर हमारी ये सिंगल लाइन इस तरीके से जा रही है, सिंगल लाइन इस तरीके से जा रही है, तो हमारा अगर कोई बिंदु इस लाइन पर रहेगा तभी तो, अगर ये बिंदु देखिए, वो बिंदु हमारा क्या होना चाहिए, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर है बिंदु, तभी तो ये हमारा हल होगा। अगर सेकंड ऑप्शन देखिए, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, अगर ये रेखा रही, अगर बिंदु मैं कहीं यहाँ पर ले लूँ, तो ये बिंदु इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसका हल हो सकता है। इस रेखा को तो ये कभी कट ही नहीं कर रही है, तो ये हमारा हल इसका कैसे हो सकता है, ये इसका हल नहीं हो सकता है। और तीसरा देख लीजिए, यक्ष अक्ष पर हमारी ये रेखा ऐसे जा रही है, जाहिर मान लीजिए ये यहाँ पे यक्ष अक्ष पे कट कर रही है, लेकिन हम यक्ष अक्ष पे, यक्ष अक्ष पे यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, लेकिन हम इस बिंदु पे यक्ष अक्ष पे तो हम कहीं भी ले सकते हैं ना बिंदु। मान लीजिए हमने यक्ष अक्ष पे बिंदु यहाँ पे ले लिया, तो ये इसको कट कर रही है, इस रेखा को कट कर रही है, नहीं कर रही है, तो हमारा इसका सॉल्यूशन ये भी नहीं हो सकता है। और वाई अक्ष पर लीजिए, वाई अक्ष पर लेते हैं, मान लीजिए हमने वाई अक्ष पे बिंदु यहाँ पे ले लिया, ये तो हमारे पूरी वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष पर मैंने यहाँ पे बिंदु ले लिया, तो ये इसका हल हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर जब बिंदु रहेगा तभी वो उसका हल होगा। ठीक है, आ जाइए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए बच्चों, हम आ जाते हैं पहले के चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण को दर्शाने वाली रेखा पर प्रत्येक बिंदु। अब देखिए दो चरों वाली कोई रैखिक समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमने ले लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमने ये ले लिया, तो हमारा मान लीजिए ये लाइन हमारी है, तो हमारी ये लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, ये लाइन हमारी इस तरीके से जा रही है, मान लीजिए ये हमारी लाइन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई। तो हम इसकी बात देखते हैं जरा। अब इस लाइन का प्रत्येक बिंदु, मान लीजिए मैं ये पॉइंट उठाऊंगा, ये पॉइंट उठाऊंगा, तो ये पॉइंट भी अगर मैं उठाकर इस पे रखूंगा, तो ये पॉइंट भी इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठाकर मैं इसमें पुट करूंगा, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का क्या होता है, हल होता है।
तो हम आ जाते हैं इसके ऑप्शन पे। इसका ऑप्शन सब हम चेक करते हैं। देखिए समीकरण का हल नहीं हो सकता है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को दर्शाने वाली रेखा पर प्रत्येक बिंदु दो चरों वाले रैखिक समीकरण की रेखा पर प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल नहीं हो सकता। अब प्रत्येक बिंदु तो हमारा समीकरण का हल है ना, समीकरण का हल है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन तो गलत हो गई। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। समीकरण का हल होता है, प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आज ये फिर भी हम थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक हल होता है यदि x अक्ष पर भी एक बिंदु हो। हाँ पॉसिबिलिटी है, ये संभव हो सकता है, ये सही हो सकता है, लेकिन ये सदा सत्य नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, गलत बोल देंगे। अब ये सदा सत्य क्यों नहीं है, देखिए x अक्ष पे है, ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है, ये सॉरी ये y अक्ष है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारी x अक्ष है, x अक्ष है, ये पॉइंट इसका हल है, इस रेखा का ये पॉइंट हमारा हल है। लेकिन इस x अक्ष पे अगर मैं कहीं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ तो ये पॉइंट इस रेखा का तो हल नहीं होगा ना, ये पॉइंट है x अक्ष पे लेकिन इस रेखा का हल नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आ जाते हैं चौथे ऑप्शन पे। एक हल होता है यदि y अक्ष पर हो, सेम वही कंडीशन जैसे x अक्ष पर है वही कंडीशन y अक्ष पे भी होगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया तो ये पॉइंट तो इस रेखा का हल है, लेकिन अगर इस y अक्ष पर मैं कहीं और पॉइंट ले लूं, मान लीजिए इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ले लूं, यहीं पे ले ले, तो भी हमारा ये क्या होगा, इसका हल नहीं होगा। ठीक है, आज ये हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले के पांचवें क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जबकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हो तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं, और कंडीशन हमें दे रखा है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस कॉमा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। हमारा कंडीशंस क्या दे रखा है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर कोई भी वास्तविक संख्या है तो उनके वर्गों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। हमारा a1 a2 b1 b2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है, तो आ जाते हैं इसका ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या है, दो विभिन्न सरल रेखाओं का परिवार है, दो विभिन्न सरल रेखाओं का परिवार, दो समपाती रेखाओं का परिवार है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। क्या बोल रहा है, दो विभिन्न सरल रेखाओं का परिवार है। हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक ये रेखा हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो हमारी ये दो सरल रेखाएं तो हैं, दो सरल रेखाएं हैं, दो अलग अलग रेखाएं हैं, क्योंकि हमारा a1 इज नॉट इज इक्वल टू b1 है, a1 इज नॉट इज इक्वल टू, अगर ये अलग अलग है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं तो a1 इज नॉट इज इक्वल टू b1 और a2 इज नॉट इज इक्वल टू b2, a2 इज नॉट इज इक्वल टू b2, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मतलब कि दो विभिन्न सरल रेखाओं का परिवार है। तो विभिन्न सरल रेखा तो है, तो विभिन्न सरल रेखाएं, अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, दो समपाती रेखाएं, दो समपाती रेखाएं ये हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा ये a1 a1 इज नॉट इज इक्वल टू b1 है और a2 इज नॉट इज इक्वल टू b2, तो हमारा ये हमारी क्या हो सकती है, मतलब a1 की वैल्यू a2 की, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, ध्यान दीजिएगा, a1 की वैल्यू a2 के इक्वल होगी, b1 की वैल्यू b2 के इक्वल होगी, तब तो जाके ये हमारी समपाती रेखाएं होंगी। हमारी समपाती रेखाएं होने का कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 और c1 इज इक्वल टू c2। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे इक्वल है, तीनों कंडीशंस हमारे इक्वल है, तो हमारी ये क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे नहीं है, ये तीनों कंडीशन की, तो हमारी समपाती रेखाएं नहीं होंगी। तो हमारे यहाँ पे देखिए a1 इज नॉट इज इक्वल टू, a1 और a2 में हमें कोई कंडीशंस पता नहीं है, तो हम इसलिए इसको समपाती रेखाएं नहीं बोल पाएंगे, समपाती रेखाएं नहीं बोल पाएंगे। अगले पे आ जाते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखिए हमारा दो चरों वाले, ये भी हमारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ये रहा, दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ये रहा, तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, और इनमें से कोई नहीं, चौथा आपको चेक ही नहीं करना। ठीक है, आज ये अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ये सवाल पूरा कर दे, छोड़ दे सकती। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी नहीं। अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब आइए हम लोग इसको करते हैं। रोहित अपनी पुत्री से कहता है, मान लीजिए रोहित की आयु कितनी है, रोहित को मान लीजिए यक्स है, रोहित को मान लिया हमने यक्स, और उसकी पुत्री की आयु क्या मान लिया हमने, पुत्री की आयु मान लिया हमने वाई, पुत्री की आयु वाई मान लिया। तो देखिए क्या बोला है, रोहित अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब दोनों की आयु में 7 वर्ष हमें क्या करना है, कम करना है। दोनों की आयु में हम 7 वर्ष क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रोहित का भी, रोहित की आयु हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, और उसकी पुत्री की आयु क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब देखिए क्या बोला, रोहित अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, रोहित की आयु से भी 7 वर्ष कम कर दिया, और उसकी पुत्री की आयु से भी पहले मैंने 7 वर्ष कम कर दिया। ये मैंने अभी इक्वल नहीं कर दिया, इसको मैं अभी कंडीशन बनाऊंगा, उसके बाद ही इक्वल होगा, केवल मैं अपने थोड़ी सुविधा के लिए इक्वल का साइन लगा रखा है। तो देखिए क्या होता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, रोहित कहता है ना, तो रोहित 7 वर्ष पूर्व, ये जो है रोहित 7 गुना था, तो उसकी पुत्री में जब 7 का गुणा करेंगे तब ना बड़ा होगा, तब ना दोनों बराबर होंगे। अगर जिस मान लीजिए कि दो लोग हैं, तो जो एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो छोटा रहता है उसकी आयु में हम कुछ जोड़ेंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बड़े वाले के बराबर होंगे। तो सेम एक कंडीशन यहाँ पे बनता है। अब ये रोहित क्या है, रोहित की ये जो पुत्री है वाई है, पुत्री वाई है, ये अपनी 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 कितना था, 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, तो हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बराबर होंगे दोनों। अब जब उसकी पुत्री की आयु में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया तो अपनी ये पिता की आयु के बराबर हो रही है। ये तो हमारा पहला कंडीशन बन गया। इसको सॉल्व करके हम सही से बना लेते हैं, देखते क्या हो जाता है। x - 7 = 7y - 49। अब सभी को उठाकर हम इस साइड कर लेंगे, सभी को उठा के इस साइड कर लीजिए। x - 7y - 7 + 49 = 0। अब इसको सही से लिख लीजिए, x - 7y + 42 + 42 = 0। ये तो हमारा पहला कंडीशन बन गया, पहला कंडीशन बन गया। केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब अगला देखिए, अगला इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, 7 गुनी आयु था, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी कि अब इसकी आयु क्या है, यक्स है, और उसकी पुत्री की आयु क्या है, वाई है। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष हमें ऐड करना पड़ेगा, यक्स + 3 और वाई + 3। देखिए मैंने रोहित की भी आयु में 3 वर्ष ऐड कर दिया, और उसकी पुत्री की आयु में भी मैंने 3 वर्ष ऐड कर दिया, 3 वर्ष पढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब कि रोहित बोल रहा है मैं अपनी पुत्री की आयु का केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, 3 गुनी रह जाऊंगा। तो जब उसकी पुत्री की आयु में 3 का गुणा करेंगे तब ना दोनों बराबर होंगे, तब ना दोनों बराबर होंगे। तो हमारा लाइए दोनों ये क्या हो गया, अब ये हमारा कंडीशन बराबर की कंडीशन बन गई। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे और इसका भी हम ग्राफ में इक्वेशन बना देंगे। सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 3 = 3y + 3। अब इसको सभी को 3y + x + 3 = 3y + 3, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 3 = 3y + 3 3 = 9, ये हमारा कंडीशन बन गया। अब सभी को उठा के इस साइड कर लीजिए, सभी को उठा के इस साइड कर लेंगे, तो x - 3y + 3 - 9 = 0। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, x - 3y - 6 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ये हमारा, बस हमें इसको बीजगणितीय रूप में बनाकर हमें इसको छोड़ देना था, तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके आगे का टॉपिक हम आगे करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।